आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र के चैप्टर संख्या 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जितने भी विकल्प वाले प्रश्न थे उन सबका संपूर्ण विश्लेषण किए हैं। जितने भी ऑप्शन है उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा किए हैं। इस वीडियो में हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करें इसे डिटेल से देखेंगे और जो सही गलत है उसे हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप लोग बारीकी से देख रहे हैं, एक एक बात को समझ रहे हैं, तो आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। इसके साथ साथ आपको आने वाले क्लास में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग जानबूझ करके लंबा इसलिए बना रहे हैं, एक एक बात को गहराई से जानबूझ के बता रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कुछ बातें ऐसा है जो विद्यार्थियों को जल्दी से आसानी से समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उस सभी बात को डिटेल से एक एक बिंदु को डिटेल से क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें और उसके साथ साथ सही गलत के जो सही गलत वाला कॉलम है उसे देखेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा जाएगा। यह वीडियो टुकड़ा बाय टुकड़ा बनेगा, बाकी वीडियो की तरह नहीं कि सभी प्रश्न एक ही साथ सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो आप वीडियो देखने से पहले पेन और कॉपी को साथ में रख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी उस सबको अपने कॉपी में आप लोग नोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यहाँ पर हम एक एक बात को आंसर लिखेंगे और जहाँ आवश्यकता होगा कि डिटेल से बताने के लिए वहाँ पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। यह हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, कार्बन के डैश गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। यहाँ पर होगा कार्बन के चेन गुण के कारण, यानी कि श्रृंखलन गुण के कारण। यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रृंखलन गुण के कारण। कार्बन में चेन यानी कि जो चेन होता है, श्रृंखला, वह बनाने का गुण होता है, जिसके वजह से इसके यौगिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे चेन क्या होता है या श्रृंखला क्या होता है उसे समझेंगे। जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन किसी और के साथ इस तरीक़ा से बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, फिर आगे भी ऐसे जुड़ सकता है, तो इसकी संख्या बहुत बढ़ सकता है। यहाँ पर 3 कार्बन है, हम चाहें तो 4 कार्बन ले सकते हैं, हम चाहें तो 5 कार्बन ले सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं। तो इस कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण है, चेन बनाने का गुण है, जिसकी वजह से इसके यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए ये और ये अलग है, फिर अगर इसी में हम 3 कार्बन कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसी में हम 4 कार्बन कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो जितने भी श्रृंखला देख रहे हैं वो सभी अलग अलग है, तो इसे यौगिक जो बनेगा वह यौगिक भी अलग अलग ही होगा। नेक्स्ट है, वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है डैश समयावयवता कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा जो यौगिक जिसका अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र अगर समान रहेगा लेकिन जबकि संरचना उसका अलग अलग है तो वह संरचनात्मक समयावयवता कहलाएगा। यहाँ पर हो जाएगा संरचनात्मक समयावयवता कहलाएगा। जो संरचनात्मक समयावयवता है वह 3 प्रकार के होता है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समयावयवता, एक होता है क्रियाशील समयावयवता और एक होता है श्रृंखला समयावयवता। देखिए ये जो समयावयवता है यहाँ पर दिया हुआ है समयावयवता,
ये जो समयावयवता के मतलब है कि इसमें अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन जो दिखेगा उसका जो संरचना रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए करके हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ये 3 कार्बन है, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो जाए, जल्दी इसमें बन जाए, टाइम नहीं लगे। अब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो ये जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर हम H डाल देंगे। अब H ऐसा क्यों डालते हैं, ये 3 क्यों लिए हैं, इसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में किए हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं यह 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसमें आप देखेंगे तो कार्बन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इसमें 8 होगा। देखिए 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक ये 7 और एक 8 हो गया। तो इसमें सी जो है वो 3 है, कार्बन 3 है, लेकिन H कितना है तो H 8 है। अब इसे हम और भी दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं, और भी दूसरे तरीक़ा से इसको हम लिखेंगे। तो जैसे हम अलग तरीक़ा से लिखेंगे, लेकिन अलग तरीक़ा से लिखने पर ये दिखेगा अलग तरीक़ा से, लेकिन उसमें C रहेगा 3 ही और H रहेगा 8 ही। तो अणुसूत्र तो समान रहेगा, लेकिन उसकी संरचना जो होगा वह अलग हो जाएगा। उसे ही हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा किए हैं कि संरचनात्मक समावयवता में श्रृंखला समावयवता कौन होता है, स्थान समावयवता कौन होता है और क्रियाशील समावयवता कौन होता है। ये चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, आप वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन में डैश परमाणु होता है। बेंजीन में बात करें बेंजीन के, तो बेंजीन में देखिए बेंजीन के संरचना जब बनाइएगा तो उसमें आपको आसानी से सब बात समझ में आ जाएगा। बेंजीन में 12 परमाणु होता है, और 12 परमाणु कैसे होता है आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे जो बेंजीन होता है उसको हम इस तरीक़ा से बनाते हैं, इसमें 6 कार्बन होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होगा, एक यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ एक और 2 साइड में होगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन 2 सामने सामने हो गया 3, फिर ये 2 5 और फिर ये हो गया 6 कार्बन। अब इसमें आप देखेंगे तो सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको C और C के बीच, यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर आगे जाके डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, और सब जगह पर H जुड़ा होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर होगा, नीचे H, यहाँ इस सबके साथ H जुड़ा है। तब अगर सही से देखेंगे इस बेंजीन को तो उसमें आपको कार्बन मिलेगा 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल गया 6। और फिर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी आपको 6 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी कितना मिला 6 हो गया। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो इसके टोटल परमाणुओं की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। और ये यहाँ पर यही दिया है कि बेंजीन में कितने परमाणु होता है, तो बेंजीन में 12 परमाणु होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बेंजीन में कितना होता है तो 12 परमाणु होते हैं। ये जो बेंजीन के संरचना देख रहे हैं यह बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस संरचना को याद रखेंगे। ये जो संरचना दिया है इसे याद रखेंगे। यह बंद संरचना है। जो श्रृंखला होता है वो 2 तरीक़ा का होता है, एक होता है बंद श्रृंखला और एक होता है खुले हुई श्रृंखला। तो ये जो देख रहे हैं ये बंद है। कभी कभी हम लोग बेंजीन को इस तरीक़ा से भी बना लेते हैं, इस तरीक़ा के डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग बना लेते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो बेंजीन देख रहे हैं इस बेंजीन में आप देखेंगे तो ये बंद है और कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर इसमें 12 हो जाएगा। बेंजीन के जो श्रृंखला बनाया गया है उसे ध्यान रखेंगे, उसकी आकृति ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिक का स्रोत डैश होता है तथा एलिफैटिक यौगिकों का स्रोत डैश होता है। आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया कि एरोमेटिक, हम बात करेंगे एरोमेटिक क्या होता है और एलिफैटिक यौगिक क्या होता है। एरोमेटिक यौगिक का जो स्रोत होता है वह कोयला होता है।
आपके बुक के अकॉर्डिंग। और भी हो सकता है, एग्जाम्पल और भी हो सकता है। और एलिफैटिक यौगिकों का जो स्रोत होगा वह पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम। और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अब बात करते हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है और एलिफैटिक यौगिक क्या होता है। ये जो एरोमेटिक यौगिक है आप साफ साफ लिख लेंगे। देखिए, एरोमेटिक जो यौगिक होता है वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होता है। एरोमेटिक जो यौगिक होगा वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होता है। और जो एलिफैटिक यौगिक है वह खुली श्रृंखला वाले यौगिक होता है। हालांकि और भी बहुत सारा वजह होता है, मुख्य 4 वजह होता है और 4 शर्त पूरा करने पर कोई यौगिक एरोमेटिक कहलाता है या कोई यौगिक एलिफैटिक कहलाता है। लेकिन ये आप लोग 11th-12th में जब जाएंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए कि एरोमेटिक यौगिक वह होता है जिसकी श्रृंखला बंद होता है। जैसे आपको बेंजीन दिखाए थे तो बेंजीन क्या था, बंद संरचना में था, इस तरीक़ा से बंद संरचना में था। जबकि अगर इस तरीक़ा से हो सी ऐसे में दिखा रहे हैं तो खुले ही श्रृंखला में है, तो ये बंद रहेगा। और ये जो एलिफैटिक है वह खुली ही श्रृंखला में रहेगा। या जो मीथेन की तरह व्यवहार करता है उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं, और जो मीथेन की तरह व्यवहार नहीं करेगा उसे हम लोग एलिफैटिक कहते हैं। इसका एरोमेटिक एग्जाम्पल कोयला है और एलिफैटिक एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुख्य हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें डैश 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 एवं 4 डालना है। तो मुख्य हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन और एक जो होता है वो एरोमेटिक होता है। तो छठा में आप लिखेंगे कि मुख्य हाइड्रोकार्बन के 4 प्रकार लिखना है। तो एक हो जाएगा एल्केन, एल्केन और एल्केन सिंगल बाउंड वाला होता है। एक होगा इसमें एल्कीन, एल्कीन जो होगा इसमें डबल बाउंड होता है। और एक होगा एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बाउंड होता है। आप बाउंड को भी ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद अभी बताएं आपको एरोमेटिक, वो भी लिखेगा एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो ये 4 प्रकार के क्या होगा, ये जो 4 प्रकार के देख रहे हैं ये मुख्य हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तथा लास्ट में लिखेगा एरोमेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह परमाणु या मूलक जिस पर यौगिक के गुण निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं। तो परमाणु के मूलक जिस पर यौगिक के गुण निर्भर करता है उसे हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। उसे हम कहेंगे क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। फिलहाल के लिए समझिए कि लास्ट में अगर ओ रहेगा या OH रहेगा, जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या आप पढ़े होंगे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है। फिर एक होता है एल्डिहाइड CHO। तो ये जो रहेगा ये सभी जितना भी देख रहे हैं OH, COOH, CHO, ये जितना भी आप यौगिक देख रहे हैं वह सभी समझे कि ऐसा मूलक है जिसके वजह से परमाणु के गुण बदलते रहता है। जैसे O वाला जिस यौगिक में O होगा उसका गुण अलग होगा, और जिस यौगिक में OH होगा उस यौगिक के गुण अलग होगा। जिस यौगिक में COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह होगा उसका गुण क्या होगा, अलग होगा। तो सभी अलग अलग क्रियाशील समूह जुड़ने से उस यौगिक के गुण अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, किसी समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच डैश का अंतर रहता है। तो कोई भी समजात श्रेणी होगा उसके क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। याद रखेंगे CH2 का अंतर रहता है। नेक्स्ट है, एसीटोन का क्रियाशील मूलक है। जो एसीटोन होता है इसके क्रियाशील मूलक की बात करें तो यह जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, इधर भी H इधर भी जुड़ा होगा, और फिर यह जुड़ा होता है O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ। तो एसीटोन का क्रियाशील जो मूलक है उसे लेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H से जुड़ा होता है, यह भी किससे जुड़ा होगा, H से, दोनों तरफ से जुड़ा होता है। तो ये लिख लीजिएगा, ये एसीटोन का क्या क्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न यही है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है।
हीरा है और ये अधातु है, ये धातु ना होकर के अधातु है और ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। त्रिबंध, यहाँ पर करा त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी आपको दिखा है कि ये जो एल्केन है वो एक बंध वाले हैं, एल्कीन दो बंध वाले, एल्काइन तीन बंध वाले। तो एल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये होता है संतृप्त, ये होगा संतृप्त। बाकी ये दोनों जो देख रहे हैं यह होता है असंतृप्त, ये दोनों क्या होगा असंतृप्त होगा। तो असंतृप्त में एल्कीन भी है और असंतृप्त में एल्काइन भी है, लेकिन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो त्रिबंध कौन होगा, एल्काइन होगा, ये भी असंतृप्त है और इसमें बंधन कितना है 3 है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन कहलाएगा, एल्काइन कहलाते हैं। इसका आंसर लिखे एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक एल्केन में कार्बन की संख्या 6 है, इस एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या होगी। अब इसको आप बना लीजिएगा कि कैसे बना, जैसे एल्केन है तो आप पढ़ रहे होंगे एल्केन, यहाँ पर देखिए एल्केन है, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और एल्केन में कह रहा है कि इसकी कार्बन की संख्या कितना है 6 है। तो एल्केन के सूत्र होता है CnH2n+2। Cn, n के मान आप जितना में जितना रख सकते हैं, जो दिया वो भी रख सकते हैं, H2n+2। तो यहाँ पर C के मान 6 दिया है, तो जैसे हम C के मान 6 रखेंगे श्रृंखला बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सब जगह क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन मिलाएंगे। हाइड्रोजन न भी मिलाएंगे तो भी हम इस सूत्र के सहायता से याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, उससे समझिएगा। देखिए अगर सूत्र से निकाला जाए तो यहाँ पर दिया CnH2n+2, तो कार्बन की संख्या कितना है 6 है। अब H कितना होगा तो 2n के बराबर होगा और प्लस में 2 जुड़ा होगा, तो n 6 है तो H में 2n जुड़ेगा, तो n कितना 6, तो H2n का मतलब 6 दूना क्या होगा 12 होगा, H हो जाएगा 12, लेकिन 12 और प्लस में ये 2 है तो ये हो जाएगा H 14। H कितना हो जाएगा 14, तो C 6 है, C हो गया 6। अब H2n, तो 2n मतलब 2, यहाँ पर 6 के मान रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और प्लस में 2 तो 14 हो जाएगा। H कितना होगा 14 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 14, लेकिन अगर आपको बनाना है समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन हो गया, देखिए 6 कार्बन हो गया। अब जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पर हम लोग H डाल देंगे। यहाँ पर H, यहाँ पर H क्यों डालते हैं, क्योंकि श्रृंखला बनता है, सब जगह हम H डालेंगे। अब H डाल करके H को काउंट कर लेंगे, ये सब जगह H हम डाल रहे हैं, H हो गया। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के आप जब पढ़े होंगे तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, इसके पहले सेल में होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये साझा करने वाला आप पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो में, उसमें देखिएगा समझ में आएगा आसानी से। अब यहाँ पर देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड से हम एक एक हाइड्रोजन जोड़े हैं। जब काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे भी 6 और बगल में 2 मिलेगा H, तो टोटल हो जाएगा 14H। हम सूत्र से भी निकाले थे तो 14H निकला है, यहाँ भी देखिए 14H, और ऐसे भी हम काउंट किए हैं तो 14H हो जाएगा। तो जिसका कार्बन की संख्या करा कि 6 है, जिसका संख्या 6 है, उस इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा कुल 14। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के डैश होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये एस्टर होता है, ग्लिसरॉल के एस्टर होता है। यहाँ पर लिख लेंगे एस्टर होता है। नेक्स्ट है एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। करा कि एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है वह डैश के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखिएगा क्या, जो एल्कोहल श्रेणी के जो होता है यह हो जाएगा, एल्कोहल के बारे में आप जानते होंगे कि लास्ट में OH जुड़ता है, लास्ट में OH, तो इसका हो जाएगा सूत्र CnH2n प्लस में
हम जैसे एल्कोहल होगा हम जोड़ेंगे OH क्रियाशील मूलक, तो OH के मतलब हो जाएगा एल्कोहलिक श्रेणी या हाइड्रोक्साइड समूह हो जाता है। ये एल्कोहल को सूचित करता है। इसका हो जाएगा CnH2n प्लस में OH जुड़ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर आप लिख लेंगे, CnH2n प्लस OH द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिया है कि CaC2 प्लस 2H2O, यह बन गया CaOH के होल ट्वाइस। फिर प्लस में क्या बनेगा, तो CaC2 के मतलब है कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड जुड़ रहा है जल से, 2 जल से, तो फिर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलने के बाद ये जो बनाएगा एसिटिलीन गैस बनाएगा, और एसिटिलीन गैस होता है उसका सूत्र हो जाएगा C2H2। हालांकि और भी होगा लेकिन मेन रूप से याद रखिएगा C2H2 होगा। C2H2 यह होता है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे अम्ल भस्म और क्षार वाला, उसमें डिटेल्स इसके बारे में चर्चा किए हैं, सभी के रिएक्शन करा के बताया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या बन रहा है C2H2 बना रहा है, यानी कि एसिटिलीन गैस बना रहा है। नेक्स्ट है 6 से 8% एसिटिक अम्ल को डैश कहा जाता है। यह अम्ल क्षार एवं लवण वाले भी प्रश्न में हम लोग चर्चा किए हैं, ये मोस्ट भी आई है, ये बहुत मतलब समझे कि बहुत सारे चैप्टर में यह क्वेश्चन दिया गया है। तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिरका, सिरका कहते हैं। यह अम्ल भस्म क्षार में भी था, इसमें भी है, धातु में भी था, तो सिरका कहा जाता है, याद रखेंगे। और जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोयला एक डैश ईंधन है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला में जीव जंतुओं के, कोयला जीव जंतुओं के अंश से मिलकर बना है, इसलिए इसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्योंकि पेड़ पौधे जब जमीन के नीचे दब गए, भूकंप जब हुआ बहुत समय पहले, तो पेड़ पौधा बहुत नीचे दब गए, और बहुत नीचे दबने की वजह से ऑक्सीजन मिला नहीं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो जल के राख नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप परिवर्तित हो गया और वह धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। तो चूँकि पेड़ पौधा से बना है और पेड़ पौधा कभी न कभी वो जीवित था, इसलिए वह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। पेड़ पौधे यानी कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अब सही गलत का चयन करें। पहला दिया है C4H10 के 3 समावयवी है। समावयवी के हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, या आप याद नहीं ध्यान रखिएगा तो आपको सभी समावयवी आराम से आप निकाल सकते हैं। उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो C4H10 है यह ब्यूटेन का सूत्र है, और ब्यूटेन के 3 नहीं बल्कि 2 समावयवी होता है, 2 समावयवी। ये कैसे 2 होता है, किसका 3 होगा, किसका 1 होगा, इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में ट्रिक्स के माध्यम से कर लेंगे। उसमें देखिएगा आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये कथन गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि इसके समावयवी की संख्या 2 है। नेक्स्ट है CH3O, CH3 और CH3 CH2OH का स्थान समावयवी के प्रकार होते हैं। ये भी गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्रियाशील मूलक O है और यहाँ पर OH है। तो ये O है, यहाँ पर OH है, तो इसमें स्थान नहीं बदला है बल्कि क्रियाशील मूलक क्या बदला, क्रियाशील मूलक में परिवर्तन है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया का संश्लेषण वोहलर ने किया। ये बिल्कुल सही है, यूरिया का संश्लेषण क्या किया था, वोहलर ने किया था। वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का क्या किया था, संश्लेषण किया था, और पहला अकार्बनिक यौगिक जो बना था वो पहला अकार्बनिक यौगिक यूरिया ही था। नेक्स्ट है C4H10 एक एल्कीन है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आपको सूत्र याद रखना होगा, उसके माध्यम से आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न देखिए करा के C4H10 एक एल्कीन है। देखिए ये हाइड्रोकार्बन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होता है उसका सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख के बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर छोटा सा लिख के समझा रहे, इसका सूत्र होगा CnH2n+2,
CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। मतलब C कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2n और फिर 2 जुटेगा। एल्कीन का जो सूत्र होगा वो होता है Cn, ठीक है, H2n, इसमें 2 नहीं जुटेगा Cn और ये हो जाएगा H2n, ये एल्कीन का सूत्र है। अगर C 3 है तो H हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए दुगुना हो जा रहा है, 2n है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 6 है तो ये 12 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा। इसमें अगर 3 है तो 3 दूना 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। इसमें 5 रहेगा, C 5 रहेगा तो 5 दूना 10 और 2 12, ये 12 हो जाएगा। जबकि ये एल्काइन जो है इसमें क्या होगा, 2 निगेटिव हो जाएगा, CnH2n-2। अगर ये 8 है तो ये क्या होगा, 2 गुना होकर फिर 2 घट जाएगा। जैसे 8 है तो 8 दूना 16 होगा और फिर 16 से 2 घट जाएगा तो 14 हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा CnH2n+2। अब यहाँ पर हम अगर रखेंगे 2 के मान, तो C अगर 2 रहेगा, जैसे अगर C 2 रहेगा, C 2 रहेगा तो H कितना होगा, दुगुना होगा और दुगुना के बाद 2 जुड़ जाएगा तो H दुगुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 के दुगुना 4 हो गया और प्लस में 2 जुड़ जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा तो H हो जाएगा 6। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर N अगर रहेगा 2 तो यहाँ पर सिंपल से 2 गुना हो जाएगा तो C रहेगा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा H 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 घट जाता है, C रहेगा अगर 4 तो 4 दूना 8 होगा, लेकिन 8 से 2 घट के 6 हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि C4H10 एक एल्कीन है। एल्कीन के मतलब देखिए डबल बॉन्ड है, एल्कीन के मतलब डबल बॉन्ड, और एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, यानी C के कार्बन के दुगुना H होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 4 है लेकिन यहाँ पे कार्बन देखिए 10 है, 2 ज़्यादा है, जबकि एल्कीन में दुगुना होता है, एल्कीन में दुगुना होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ये जो देख रहे हैं दुगुना प्लस 2 जुड़ रहा है तो ये एल्केन होगा। एल्केन इसलिए होगा क्योंकि Cn के दुगुना होगा H और प्लस में 2 जुड़ेगा। देखिए 4 है C तो 4 दूना 8 प्लस 2 10 होगा, तो ये एल्केन नहीं बल्कि एल्कीन होगा। नेक्स्ट है, ये गलत जो होगा, तीसरा सही था। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं। कार्बनिक जो यौगिक होता है वो सजीव के साथ साथ निर्जीव स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए यह जवाब, यह कथन गलत होगा। नेक्स्ट है, कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का रसायन है। ये बिल्कुल सही बात है। कार्बनिक जो रसायन है हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का क्या है, रसायन होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर, क्रियाशील मूलक पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। क्रियाशील मूलक जो भी जुड़ेगा वही यौगिक के उसका गुण हो जाएगा। अलग अलग क्रियाशील मूलक के जुड़ने पर यौगिक के गुण अलग अलग होगा। तो ये सही बात है कि जो भी क्रियाशील मूलक जुड़ेगा वह यौगिक उसी टाइप के हो जाएगा। यानी कि यौगिक के गुण, यौगिक के जो गुण है, जो रासायनिक गुण है, वो क्रियाशील मूलक के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर वो जुड़ेगा तो अलग गुण के हो जाएगा, OH जुड़ेगा तो अलग गुण के हो जाएगा, COOH जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा, और CHO मूलक जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा। तो सबके रासायनिक गुण उसके क्रियाशील मूलक पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बेंजीन अणु एक तलीय होता है। ये बिल्कुल सही है। बेंजीन जो अणु होता है वो प्लेन होता है, जैसे ये कागज तक ये प्लेन है, उसी तरीके से बेंजीन भी क्या होता है, समतलीय होता है, एक तल में होता है। जैसे ये जो देख रहे हैं मार्कर, ये मार्कर अलग है। जब आप घर देखते होंगे मार्कर देखिए अलग है, एक तल में नहीं है, जबकि ये जो देख रहे हैं ये क्या है, एक तलीय होंगे। बेंजीन एक तलीय होता है। बेंजीन में हम बताए थे बेंजीन की सूत्र था C6H6, कार्बन 6 रहेगा और हाइड्रोजन भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा होगा, C6 होगा, H भी 6 होगा। अनुसूत्र C5H12 के 5 श्रृंखला समावयवी होते हैं। इसका हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। अभी आप लोग जो इसका आंसर दिया था सिर्फ उसी आंसर को ध्यान रखिए। यहाँ पर करा क्या, अनुसूत्र C5H12, मतलब ये जो लिखा रहा है यह कितना तरीका से लिखा सकता है, उसे बोलते हैं समावयवी। तो इसका 5 नहीं 3 ही समावयवी होता है। इसको हम 3 अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, 3 अलग तरीका से, जबकि 5 दिया है तो यह गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है वैसे समावयवी जिसमें दो समान समूह द्विबंध के एक ओर स्थित हो ट्रांस रूप कहलाते हैं। फिर से देखेंगे कह कि वैसे समावयवी जिसमें दो समान समूह द्विबंध के एक ओर स्थित हो उसे ट्रांस रूप कहते हैं। उसे ट्रांस रूप नहीं कहते हैं, उसे शीश कहते हैं। ट्रांस रूप न करके उसे हम शीश कहते हैं, शीश कहते हैं। अब शीश कैसे कहते हैं यह पिछले वीडियो में देखिएगा, उसमें डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट है समावयवियों के समान अनुसूत्र होते हैं। समावयवियों के समान अनुसूत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सबके अनुसूत्र क्या होगा, एक होगा, लेकिन उसके संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके अनुसूत्र एक जैसा होगा लेकिन संरचना यानी कि देखने में वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट है समावयवियों के समान क्रियाशील मूलक होते हैं। ये बिल्कुल अलग गलत बात है। जो भी समावयवी होते हैं उनके क्रियाशील मूलक अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका जो समझिए कि गुण है वो भी अलग अलग होता है। बस समझिए समावयवियों में अनुसूत्र क्या होगा, समान होगा, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के संख्या समान रहेगा, बाकी उसका संरचना और उसका गुण क्या होगा, मतलब संरचना क्या होगा, अलग अलग गुण भी अलग अलग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट समावयवियों की समान कार्बन श्रृंखला होता है, ये भी गलत है। समावयवियों के जो कार्बन श्रृंखला होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। कार्बन श्रृंखला एक नहीं होती है, ये अलग अलग होता है। सिर्फ समावयवी की एक बात याद रखेंगे कि समावयवियों के जो अनुसूत्र होता है वो अनुसूत्र क्या होगा, समान होगा। समावयवियों के अनुसूत्र केवल समान होगा, जबकि सब कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये भी क्या होगा, कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कह कि C5H10 और C8H18 एक ही सममूलक श्रेणी के सदस्य है। एक गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे तो C5 है और 5 के दुगुना 10 है। यहाँ पर देखेंगे तो 8 दूना 16 और 16 दू 18 है। ये दोनों अलग अलग देखिए सममूलक श्रेणी है। ये जो है ये 5 दूना 10 है, यानी ये इसका फॉलो कर रहा है CN। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा पेज में, यहाँ पर देखिए ये जो है यह CnH2n के रूप फॉलो कर रहा है। कार्बन की संख्या देखिए 5 है तो H क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो H क्या हो गया, दुगुना हो गया, यानी कि H 5 दूना 10 हो गया। जबकि इसमें देखेंगे तो C8 है और ये H18 है, तो 8 दूना 16 दो 18, तो ये इसको फॉलो करा है। तो CnH2n+2 ये एल्केन है और ये एल्कीन है। तो आप देखेंगे C के मान अगर 8 रखेंगे तो C के मान हम 8 रखें तो H के मान दुगुना और +2, तो 8 दूना 16 होगा, +2 जुड़ जाएगा तो 18 होगा। तो H के मान हो जाएगा 18। तो ये दोनों अलग अलग है क्योंकि ये एल्केन के सममूलक श्रेणी प्रदर्शित कर रहा है और ये जो है यह क्या है, यह एल्कीन के सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है हीरा विद्युत का सुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट नहीं, ये सही है। अच्छा कर फिर से देखेंगे, कह कि हीरा विद्युत के सुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट नहीं। देखिए ये गलत हो जाएगा, इसका उल्टा दे दिया हुआ है। तो हीरा जो होगा वो विद्युत के क्या होगा, सुचालक नहीं कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होगा वो ग्रेफाइट विद्युत के क्या होता है, सुचालक होगा। ये गलत होगा। एकमात्र ऐसा अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत के सुचालक होता है। हीरा अधातु है लेकिन वह कुचालक होगा, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालन करता है। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, ये सही है, ये सही होगा। अभी हम बताए हैं एल्कीन का, देखिएगा CnH2n है, ये भी दे रहा है एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। यानी कार्बन अगर 2 है तो H के मान दुगुना हो जाएगा, H के मान 2 दूना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 100% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, यह गलत होगा। अभी चर्चा किए हम लोग 100% नहीं बल्कि 6 से 8% जो एसिटिक अम्ल होगा उसे सिरका कहेंगे। एसिटिक अम्ल किसे मिलता है, तो सिरका मिलता है, ये भी बात पूछ लेता है। नेक्स्ट है तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल और एथेनॉल से बने एस्टर होते हैं।
इसमें थोड़ा सा मतलब कॉमन मिस्टेक कर दिया है और उससे बात को पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो रहा है। देखिए जो तेल और वसा जो होता है, तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल और एथेनॉल के नहीं, एथेनॉल के जगह पर होगा ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के बने एस्टर के बने होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने एस्टर होता है, न कि एथेनॉल से बने एस्टर होता है। नेक्स्ट दिया है स्टीयरिक अम्ल एक अमीनो अम्ल होता है। हम लोग इसके भी चर्चा किए, स्टीयरिक, पायमेटिक, इस सब के चर्चा हम लोग किए थे। यहाँ पे देखिए स्टीयरिक कह रहा है कि अमीनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल नहीं होता है। यह जो होता है यह वसीय अम्ल होता है, इसलिए यह कथन गलत है। और बात करें स्टीयरिक के सूत्र के, तो यह हो जाएगा स्टीयरिक के अगर आपको सूत्र लिखना तो लिखा C17H35, सी हो जाएगा 17, हालांकि चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। C17 हो जाएगा और 17 दूना 34 से 35, H जो होगा, H जो हो जाएगा 17 34 से 35 हो जाएगा, C17H35। और ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो जुड़ जाता है, COOH जुड़ जाता है। तो ये जो होगा स्टीयरिक अम्ल के सूत्र हो गया। नेक्स्ट है एसिटिलीन गैस को वायु के साथ जलाने पर ऑक्सी एसिटिलीन लॉ प्राप्त होता है। ये गलत होगा, क्योंकि एसिटिलीन जो गैस होता है उसको वायु के साथ अगर जलाते हैं तब जाके ऑक्सी एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। और एसिटिलीन के बारे में आप पढ़े होंगे कि जो धातु के वेल्डिंग होता है उस धातु के वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग होता है। Al4C3 की अभिक्रिया जल से कराने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है, ये सही है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे ऑब्जेक्टिव वाला में। Al4C3 इसका नाम हो गया एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड को अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तब उससे मीथेन गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपमार्जक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। यह गलत होगा, क्योंकि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण साबुन होता है, न कि अपमार्जक होता है। नेक्स्ट है कोलतार में अनेक कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। कोलतार में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण उनके क्रियाशील समूह पर निर्भर करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो भी क्रियाशील समूह होगा उसका रासायनिक गुण उसी अनुसार होगा, यानी अलग अलग क्रियाशील समूह के वजह से अलग अलग यौगिक के जो रासायनिक गुण होगा वो अलग अलग होगा। अगर इसमें COOH जुड़ जाए यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए तो अलग रासायनिक गुण दर्शाएगा। CHO जुड़ जाए, एल्डिहाइड जुड़ जाए तो अलग रासायनिक गुण दर्शाएगा। O अगर रहे तो अलग रासायनिक गुण होगा, OH रहेगा तो अलग रासायनिक यौगिक होगा। तो क्रियाशील समूह अलग अलग, इसलिए उसका गुण भी क्या होगा, अलग अलग। अब हम लोग आगे के वीडियो में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सबको देखेंगे। देखिए वीडियो लंबा चौड़ा बन रहा है, अलग अलग पार्ट में बन रहा है। इसका मेन मतलब यही है कि ये जितने भी बातें बताई गई वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 10th के केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। बाकी चैप्टर आपको थोड़ा आसान है, लेकिन ये चैप्टर आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। कुछ भी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर रट्टा लगाने का सीधा मतलब है कि आप टाइम की बर्बादी कर रहे हैं और आगे जाके फिर आपको उसी बात को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो भी एक्स्ट्रा बात बताई गई है उसे आप कॉपी में अवश्य नोट करेंगे और उसे बार बार रिवीजन भी करते रहेंगे। क्वेश्चन को रटना नहीं है, नई किताब में जितने भी क्वेश्चन दिया उसको रटना है। आप आसानी से एक एक बात को ध्यान दीजिए, बात को समझिए। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज हो तो पिछले वीडियो में इसका डिटेल से चर्चा किया गया है। आप यदि वहाँ पर देख रहे हैं तो लगभग आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको इसका अलग जो भी प्रश्न छूटा है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।